तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सर। IEM। ठीक है। और IAM स्टैंड फॉर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। शेयर किया अभी? देखो है। क्या है? IAM स्टैंड फॉर क्या? हाँ, स्टोरेज कंप्यूटर है। इसमें स्टोरेज गेटवे बाद में करा दूंगा, ठीक है, अलग से करा दूंगा। हम्म। कल कराया था ना? कल आप नहीं आए थे क्या? कल किया तो था प्रैक्टिकल। ठीक है, वीडियो अपलोड करा दो। मैं एक मिनट रुक जाओ। अभी कर ही देता हूँ, लगे हाथ ना। लाइन पे। कल का वीडियो तो मैंने अपलोड करा दिया है।
कि ये मैंने कल तो कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का क्या डेट थी बताना एक बार। कल का तो मैंने कर दिया था। नेक्स्ट सैटरडे क्या डेट था? 12 अगस्त। ये है क्या? यही होगा। चलो अपडेट हो रहा होगा ना, ठीक है। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखो क्या होता है। आप सर ने AWS के ऊपर अकाउंट बनाया है, ठीक है। क्या बनाया? अकाउंट क्रिएट किया है। तो ये अकाउंट पता है क्या है? ये रूट अकाउंट है। क्या ये है रूट अकाउंट। आप इस अकाउंट से जब लॉगिन करते हो तो आपको ना फुल परमिशन है। आप कुछ भी एक्टिविटीज कर सकते हो इस अकाउंट से लॉगिन करके AWS के अंदर। लेकिन जब आप कंपनी में जाओगे ना, तो कंपनी में जाने के बाद हर एक बंदे के लिए अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। क्या? कंपनी में जाने के बाद हर एक बंदे के लिए अलग अलग अकाउंट नहीं बनेगा।
कंपनी के पास एक ही रूट अकाउंट होगा। क्या? कंपनी के पास एक ही रूट अकाउंट होगा, और उसी रूट अकाउंट के अंदर आपको IAM अकाउंट बना के दिया जाएगा, और आप उस IAM अकाउंट से लॉगिन करोगे, और उस IAM अकाउंट से लॉगिन करने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, आपकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से आपको राइट्स दे दिया जाएगा, और आप उतने ही डोमेन में काम करोगे। तो मान लो मैंने AWS पे अकाउंट बनाया, जिसकी ठीक है, आपने AWS में अकाउंट बनाया। AWS में अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? तो सबसे पहले तो आपके पास एक ईमेल आईडी एग्जिस्ट होना चाहिए, एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, और एक बैंक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कुछ भी हो। इससे आपका अकाउंट बन जाता है, और वो एक रूट अकाउंट होता है। उस अकाउंट से लॉगिन करके आप सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। ऐसी कंपनी में अगर अकाउंट बनता है, तो कंपनी में अकाउंट कैसे बनता है? सेम स्टेप्स है। आपने देखा था कि अकाउंट बनाते टाइम आपके सामने ना कुछ पॉइंट आता है, क्या आप अकाउंट फ्री टीयर के बना रहे हो, या आप उनसे सपोर्ट्स के साथ बना रहे हो? तो मैंने आपको दिखाया था कि 3 टाइप के सपोर्ट्स होते हैं, 4 टाइप के। एक तो हो गया आपका डेवलपमेंट लेवल का सपोर्ट, जिसमें हर मंथ वो $1,500 आपसे ले रहे थे। एक आपका मैंने आपको दिखाया था इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट, और एक आपका बिजनेस लेवल का सपोर्ट। तो जैसे आप अदर प्रोडक्ट के ऊपर सपोर्ट्स लेते हैं, तो ऐसे आप चाहो तो AWS के ऊपर भी सपोर्ट्स ले सकते हो। एक बार मैं पहले वो चीज़ आप लोगों को दिखा दूं अकाउंट लॉगिन करके। प्रवीण, एक कोड आया होगा, आपको देखना, AWS लॉगिन का। जीरो। हम्म। हम इधर अकाउंट में जाते हैं।
ये जो टॉपिक है ना आज का टॉपिक, ये रीजन स्पेसिफिक नहीं है, ये ग्लोबल है। हाँ, तो इसका रीजन नहीं, देखो ग्लोबल आया ना। देखो, टू मैनेज योर एडब्ल्यू सपोर्ट प्लान। तो क्या बोल रहा है, कस्टमर सर्विस, रिकमेंडेशन, हेल्थ स्टेटस एंड नोटिफिकेशन, टेक्निकल सपोर्ट, एंड हु कैन ओपन द केस, केस सेवरिटी, रिस्पॉन्स टाइम। ये सारी चीज़ें देखो आप, इनके अपने फीचर्स हैं, इन्होंने फीचर्स हैं, और ये फीचर्स कौन से प्लान में आपको मिलेंगे। कह रहा बेसिक योर करंट प्लान, आपका जो करंट AWS का प्लान है वो बेसिक है, जिसमें क्या बोल रहा है कि 24/7 एक्सेस टू द कस्टमर सर्विस डॉक्यूमेंटेशन, वाइट पेपर एंड AWS। मतलब ये आपको ऐसा सपोर्ट दे सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए कुछ तो, या किसी रिसोर्सेज को बनाना है तो उसके डॉक्यूमेंट कैसे मांगना चाहो तो अभी तो मांग सकते हो, ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे ये, प्रोवाइड कर देंगे। नीचे बोल रहा है कि AWS ट्रस्ट एडवाइजर रिकमेंडेशन ओनली सर्विस कोटा कोर सिक्योरिटी चेक, ये आपको मिल जाएगा। AWS हेल्थ चेक डैशबोर्ड, एक्सेस टू द AWS हेल्थ चेक मिल जाएगा, कहीं कोई डाउन टाइम तो नहीं है उनके एंड से, ये दे देंगे आपको हेल्थ चेक रिपोर्ट, लेवल पे सपोर्ट्स आपको मिल जाएगा। लेकिन डेवलपर सपोर्ट पे अगर आप जाते हो डेवलपर प्लान में, तो ये कह रहा है कि सैंपल स्टार्टिंग प्राइस $29 पर मंथ लेंगे, जिसमें 24/7 सपोर्ट तो मिलेगा, साथ में टेक्निकल सपोर्ट्स भी इधर दे रहे हैं जो इधर नहीं मिलता था। क्या टेक्निकल सपोर्ट्स है, आवर्स ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस आवर्स एक्सेस, और सपोर्ट पर्सन AWS क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट सपोर्ट चैनल ईमेल के थ्रू, प्लस केस नंबर ऑफ कांटेक्ट, वन प्राइमरी कांटेक्ट, नंबर ऑफ केस अनलिमिटेड, रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 24 आवर्स, सिस्टम इम्पेयर्ड हो गया तो लेस देन 12 आवर्स, आर्किटेक्चर सपोर्ट चाहिए, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो उनसे जनरल गाइडलाइंस ले सकते हो कि मुझे कोई प्रोजेक्ट लगाना है क्लाइंट के हिसाब से, तो मैं उनसे डिस्कस कर सकता हूँ कि ये मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे एक बेस्ट प्लान बता दें। तो ये सारी चीज़ें मैं उनसे डिस्कस कर सकता हूँ, बट वो पर मंथ $29 आपसे लेंगे। एक होता है आपका बिजनेस प्लान, जिसमें कह रहा है कि $100 पर मंथ दे देना। इसमें क्या कर रहा है, फुल सेट ऑफ चेक, सब कुछ चेक कर लेंगे, ये तो मिल ही रहा है। साथ में 24 आवर्स ये भी मिल रहा है, सपोर्ट पर्सन AWS क्लाउड इंजीनियर, सपोर्ट चैनल, ईमेल, चैट, फोन। इसमें ईमेल भी मिल रहा है, ईमेल इसमें भी मिल रहा है इसमें, बट इसमें चैट और फोन दोनों मिल रहा है, आप फोन भी कर सकते हो डायरेक्ट चाहो तो। इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ कांटेक्ट अनलिमिटेड कांटेक्ट, इसमें वन कांटेक्ट था, इसमें अनलिमिटेड कांटेक्ट है। नंबर ऑफ केस अनलिमिटेड, आई एम सपोर्टेड मिलेगा। रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 24 आवर्स, 12 आवर्स, और साथ में प्रोडक्शन सिस्टम इम्पेयर्ड हो गया तो लेस देन 4 आवर्स में रिस्पॉन्स मिलेगा, और अगर प्रोडक्शन आपका डाउन हो गया तो लेस देन 1 घंटे में रिस्पॉन्स मिल जाएगा आपको। समझ आ गई, हाँ जी, 1 घंटे में आपको रिस्पॉन्स मिल जाया करेगा।
लेकिन $100 पर मंथ आपसे लेंगे। इंटरप्राइजेस लेवल सपोर्ट करते हो तो कह रहा $15,000 पर मंथ। इसमें क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं भाई जो $15,000 पर मंथ लेंगे। कह रहा है आवर ऑफ ऑपरेशन 24/7, 24/7 दे रहा है। सपोर्ट पर्सन AWS क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर, मतलब AWS का बंदा यहाँ बैठेगा आपके लिए। ठीक है, AWS का बंदा अवेलेबल रहेगा आपके लिए हमेशा। बाकी चीजें वो यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी। यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट ठीक है, केसेस ठीक है, लेस देन 24, प्रोडक्शन सिस्टम डाउन पे 1 आवर्स। अगर बिजनेस क्रिटिकल सिस्टम डाउन होता है तो बिलो द 15 मिनट्स। बिजनेस क्रिटिकल सिस्टम डाउन हुआ तो लेस देन 15 मिनट्स में आपको सपोर्ट मिल जाएगा सर। ठीक है, तो इसमें आपको हर एक चीज मिल रही है। देखो इधर सपोर्ट टीम भी खड़ी हुई है, इधर किसी में नहीं है। एक्सेस टू ऑनलाइन सेल्फ पेस लैब्स आपको मिल जाएंगे। रिपोर्टिंग, एक्सेस टू वेल आर्किटेक्चर रिव्यू बाय AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट। AWS की टीम होगी जो पूरा आर्किटेक्ट सेट करके देगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये चले जाते हो तो आपको हर चीज AWS से मिल रही है सपोर्ट में। आपको फिर उतना मैन पावर बिठा के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 8-10 मैन पावर रख के भी अपना पूरा प्रोजेक्ट चला सकते हो। वो भी 8-10 मैन पावर उतने हाई स्किल्स के भी नहीं भी होंगे तो भी चलेगा। बेसिकली मॉनिटरिंग वॉनिटरिंग के रख लो बस। बाकी तो पीछे देखो उनकी सपोर्ट टीम बैठी हुई है। तो आपने कई बार कंपनी के अंदर देखा होगा कि कंपनी कोई एप्लीकेशन जो चलाती है बट उस एप्लीकेशन में बैकएंड कुछ भी चेंजेस जब करने की बारी आती है तो वो नहीं करते हैं। उनके लिए किसी थर्ड पार्टी वेंडर है वो करता है। बस वो एक बैठे हुए हैं देखने दुखने के लिए, बस हो गया। देखने उखने के लिए, बिलिंग कंसल्टेंट करने के लिए, बस हो गया, बात खत्म। बट ज्यादातर कंपनी ये वाला सपोर्ट लेके चलती है क्योंकि $100 है। आपके पास मैन पावर स्ट्रांग है, आप एक जनरली सपोर्ट लेके रख रहे हो, बस बात खत्म। हाँ जी सर। समझ आई। तो अगर इस अकाउंट को मुझे इसमें ले जाना है तो रिव्यू करके आप ये सारी चीजें पढ़ लो, एक्सेप्ट एंड एग्री कर लो। कर मत देना लेकिन, एकदम से $38 ले लेंगे। क्या क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, करना नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एक इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि अगर कंपनी आपको, आपका बॉस आपको ये बोल दे कि हमारा अकाउंट बिजनेस में है और इसको इंटरप्राइजेस में अपग्रेड कर दो, तो आपको ये बैकग्राउंड समझ में आ जाना चाहिए कि वो क्या करवाने जा रहे हैं हमसे और कैसे करना है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे आना है और अपना रीड करना है सारा कुछ। कह रहा है यू आर अपग्रेडिंग द इंटरप्राइजेस प्लान
कह रहा है इसके लिए डायरेक्ट नहीं करने दे रहा, कांटेक्ट करने के लिए बोल रहा है किसी से, या तो उनके सेल्स टीम से सपोर्ट कांटेक्ट करो या फिर कंप्लेंट सपोर्ट। मतलब इस वाले को ऐसे डायरेक्ट नहीं करने दे रहा, क्योंकि $15,000 बहुत होता है सर अगर कैलकुलेट करें तो। क्या चल रहा है डॉलर का रेट? 83 ले लेते हैं। तो कितना है, 12,45,000 पर मंथ। हाँ तो ठीक भी है, आपका सारा इंफ्रा सपोर्ट ये दे रहा है, बस आप अपनी सेल्स टीम में डालो, जो क्लाइंट से थोड़ा बहुत केस वगैरह टिकट वगैरह ले लें, फिर आप आगे अपना उनकी सपोर्ट टीम से करवाते रहो बैठ के। कह रहा है इसको ना क्लिक करने से पहले वो टर्म्स पॉलिसी रिव्यू कर सकते हो आप। क्या कैसा है? बहुत लंबा है यार ये तो, इसको तो पढ़ते पढ़ते थक जाएगा। ठीक है ना? आप अपने अकाउंट सेटिंग, अपनी अकाउंट एडिट कर सकते हो यहाँ से। लाइक नेम एडिट कर लो। तो आपने देखा होगा कंपनी के अंदर क्या होता है कि कंपनी ये अकाउंट जिस प्रोजेक्ट के लिए बना रही है ना, वो प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे लिख के आ जाता है। ईमेल आईडी आप एडिट कर सकते हो, कोई डिफरेंट डाल सकते हो, पासवर्ड अपना चेंज कर सकते हो यहाँ से। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हो अगर आप कुछ करना चाहो चेंजेस वगैरह तो। ठीक है, कंपनी नेम, ये जो भी एक्स वाई जेड, वेबसाइट यूआरएल, जो जो डालना है आप यहाँ पे डाल दो। बिलिंग आप चेंज कर सकते हो। सिक्योरिटी चैलेंजेस, क्वेश्चंस यहाँ पे उनसे क्रिएट कर सकते हो। लाइक आप डाल सकते हो कि कभी आप भूल भाल जाओ, तो जैसे हम फेसबुक में अकाउंट वगैरह जनरेट करते हैं, ऐसे ये कह रहा है कि आपके लिए ना कुछ रीजन इन्होंने बंद करके रखा है, जो नए रीजन्स हैं, तो आप उनको अपने अकाउंट के लिए इनेबल कर सकते हो। या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ ना, या फिर मेरी कंपनी ये जो अकाउंट बनाई है वो सारा प्रोजेक्ट मुंबई में है, तो आप सारे रीजन को डिसेबल कर दो, सिर्फ मुंबई को इनेबल करके रख लो। या आप प्रैक्टिस के टाइम पे भूल जाते हो किसी रीजन में, तो ये सब सेटिंग कर सकते हो यहाँ पर। आप आईएम रोल डिवाइन डिजाइन कर सकते हो, बताऊंगा अभी रोल क्या होता है। अपडेट यूर पेमेंट करेंसी, ये चेंज कर सकते हो। आपको एडब्ल्यूएस गवर्नमेंट देखना है, एडब्ल्यूएस गवर्नमेंट क्लाउड इन्होंने अलग से बना रखा है, वो देखना चाहते हो यहाँ पे देख सकते हो आप। तो गवर्नमेंट के लिए इन्होंने एक अलग से काइंड ऑफ एक पोर्टल वगैरह सेट कर रखा है, तो कह रहे हैं वहाँ पे आप मूव कर सकते हो, बट वो सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो
गवर्नमेंट के लिए इन्होंने अलग से ही सब कुछ बना के रखा है, पता है। तो पता होना चाहिए आपको ये सारी चीज़ें। आप अपना अकाउंट बंद करना चाहते हो यहाँ से क्लोज अकाउंट करके बंद कर सकते हो, ठीक है, बट बंद नहीं करना। आप यहाँ से, हाँ हाँ, कह रहा है आप अकाउंट बंद करोगे ना तो उसको कभी भी 90 दिन के अंदर रीओपन कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग है जो आप अपने अकाउंट के ऊपर लगा सकते हो, कर सकते हो। बाकी ये सब तो मैंने बता दिया। बिल है, ठीक है, $29 आपका बिल $27 के करीब है। यहाँ से एक्सप्लोर करके देख सकते हो किस किस चीज़ों का बिल है, ठीक है। अब जैसे ये बिल आपका अगस्त का है ना, ऐसी पेमेंट पे आओ। कह रहा है आपका ड्यू पेमेंट टोटल इतना है, 3 पेमेंट ड्यू है। जून मंथ का 3,454 रुपये, जुलाई मंथ का ये, और ये, अब ये समझ लो आपका आखिरी महीना चल रहा है। 3 महीने तक ये वेट करते हैं। मैं बता रहा हूँ ना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप एक काम करना, ये काम आप आज या कल तक में कर लेना, पता है। सपोर्ट सेंटर में जाना, क्योंकि 3 महीने तक ये वेट करते हैं। आप उनको कोई रिस्पॉन्स दे दो। बिलिंग सपोर्ट पे जाना, ठीक है, अकाउंट इन बिलिंग, और यहाँ पे ना एक केस क्रिएट कर लेना, अकाउंट इन बिलिंग, बिलिंग के ऊपर। ठीक है, सब्जेक्ट डाल देना, यहाँ पे 4-5 लाइन लिख देना। एक मिनट, अपना फोन आ गया। अपना मेल डाल देना, यहाँ पे लिख देना कि यार मैं ना लर्निंग पॉइंट से ये अकाउंट बनाया हूँ, और मेरे जून में इतना है, मई में इतना है, ये इतना है, और मैं बिल दे नहीं सकता, मैं स्टूडेंट हूँ, तो आप मेरा बिल वे ऑफ कर दें। तो वो कट ऑफ कर देंगे, तो जो बिल आपकी पेंडिंग है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। हो सकता है क्रॉस क्वेश्चन में आपसे कुछ पूछ लें कि ठीक है आप स्टूडेंट हो तो आप अपना एक स्टूडेंट प्रूफ दिखा दो। और हो सकता है आपसे कोई आईडी कार्ड वगैरह मांग लें ये, जस्ट लाइक बिजली बिल या आधार कार्ड जहाँ आप रहते हो, बस तो वो आप दे देना उनको, तो आपका जो बिल है माफ़ कर देंगे, आपका अकाउंट चलता रहेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो तीसरा महीना चल रहा है, आपका भी अकाउंट हो जाएगा बंद। कोई भी आईडी कार्ड दे देना, उसमें क्या है, स्टूडेंट की आईडी कार्ड होगी ना कुछ। आ, आप जब सपोर्ट लोगे ना तो वहाँ पे
ये डिफाइन कर सकते हो कि उनका जो रिस्पॉन्स आएगा फ़ोन पे आएगा या मेल पे आएगा। तो आप फ़ोन ले लेना, कॉल ले लेना, तो वो कॉल आएगा ना, तो कॉल से ज़्यादा अच्छा समझा पाओगे। तो मेल मत लेना, मेल में क्या होता है ना, फिर रिटर्न में सारी चीज़ें लो तो फिर रिटर्न में प्रूफ मांगने लगते, तो उन कॉल ले लेना, तो उनके एंड से कॉल आएगा तो आप अटेंड कर लेना और फिर उनको समझा देना पूरी तरीके से। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई नहीं कि कंपनी के अंदर जब आप जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका अकाउंट का टाइप क्या है। हो सकता है कि आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट पे काम कर रहे हो सकता है आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल पे, हो सकता है कि आपको अकाउंट डिजाइनिंग का भी काम दिया गया है। क्योंकि कंपनी के अंदर क्या होता है, सबसे पहला काम क्या होता है कि अकाउंट बनाना और अकाउंट को एक वेल मेंटेन करना, वेल सेटिंग करना, बजट वगैरह लगा के रखना। अभी बजट वगैरह भी बताऊंगा इसके अंदर, आप बजट वगैरह लगा सकते हो प्रॉपर, कि यार मेरा जो अकाउंट है ना इसके ऊपर मैं बजट लगा देता हूँ कि एक महीने में मेरा इससे ज़्यादा क्रॉस ना हो पाए, इतना अमाउंट तक ही मुझे एक महीने का बजट रखना है। क्या क्या कह रहे हो? लिंक्डइन मतलब? हाँ आ रहा हूँ, उसमें आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आप अपना बजट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो कि यार मेरा एक ना बजट है, काइंड ऑफ मंथली बजट इतना है, इतना है, ये सेट कर सकते हो। तो एक प्रॉपर अकाउंट पहले सेट किया जाता है, देन उसके बाद अब उस प्रोजेक्ट में जो बंदे काम करेंगे वो बंदों को रूट अकाउंट आईडी पासवर्ड देनी है या नहीं देनी है। तो पहली बात तो उसको रूट अकाउंट आईडी पासवर्ड नहीं दोगे, उनके क्या बनाओगे आप, आई ए एम यूजर बनाओगे। तो मान लो आपका जो अकाउंट है, कंपनी का अकाउंट बनेगा कंपनी की ईमेल आईडी से, ठीक है। कंपनी का अकाउंट बनेगा कंपनी के ईमेल आईडी से बनेगा, ठीक है। अगर मान लो आप एस में काम कर रहे हो तो एस का डोमेन ये है। और मान लो एस को प्रोजेक्ट मिल गया डेल का, तो एस क्या करेगी, एक ईमेल आईडी बनाएगी, डेल इंडिया @scl.com, ठीक है। और ये ईमेल आईडी ऐसे यूज करेंगे, और अपना जो भी पासवर्ड उनको रखना होगा पासवर्ड रखेंगे, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। उसके बाद इसमें एमएफए एक्टिवेट करके रखेंगे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बहुत सी चीजें होती हैं। और अपना अकाउंट का नाम अपना जो रखना होगा उधर मैंने दिखाया, रीनेम कर सकते हो, डेल इंडिया प्रोजेक्ट, ऐसे करके रख देती है कंपनी नॉर्थ। अब देखो क्या होता है कि अब इस प्रोजेक्ट के अंदर 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो 10 बंदे का IAM यूजर बन जाएगा। क्या बनेगा? 10 बंदों का IAM अकाउंट बन जाएगा। लेकिन मान लो इसके अंदर 30 बंदे काम कर रहे हैं या 300 बंदे काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, और 300 बंदे जो हैं 3 डिपार्टमेंट के हैं, एक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यहाँ चल रहा है, एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट के लोग इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, एक प्रॉड प्रोजेक्ट के लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर।
तो कंपनी अब क्या करेगी, 3 ग्रुप बनाएगी, एक डेव ग्रुप, एक टेस्ट ग्रुप, एक प्रोडक्शन ग्रुप, और ये सारे ग्रुप किसके अंदर होंगे, इस अकाउंट के अंदर होंगे। ठीक है। और जो यूजर, अब जैसे प्रवीण ज्वाइन किया, प्रवीण प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, वो लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, ईबीएस, लामडा, S3, वीपीसी, रूट 50 ये सब देखता है। तो प्रवीण यहाँ आ गया, वरुण यहाँ आ गया, संतोष यहाँ आ गया, अनूप यहाँ आ गया। ये सब को इस ग्रुप में डाल देंगे। उसके बाद देखेंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले करते क्या है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों का काम होता है EC2 पे, S3 पे, वीपीसी पे, लोड बैलेंसर पे, ऑटो स्केलिंग में, रूट 53 पे। तो ये सारी ग्रुप सर्विसेज का परमिशन इस ग्रुप में दे देंगे, और ग्रुप में देंगे तो इनको इनहेरिट हो जाएगा। अब टेस्टिंग वाले जो काम कर रहे होंगे उनको टेस्टिंग में डालेंगे, उनको टेस्टिंग सर्विस से रिलेटेड परमिशन देंगे। ऐसे करते हैं। अब एक बात बताओ, ये SCL कंपनी है, ठीक है, ये SCL कंपनी है। अब एक बात बताओ, SCL कंपनी के पास सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है क्या, डेल? हाँ। हाँ जी सर। SCL के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे, राइट? तो ये जो अकाउंट SCL ने बनाया था ना डेल के लिए, तो यहाँ पर बैंक, किसके बैंक की इंफॉर्मेशन डाली गई है, पॉइंट समझो। अब डेल से थोड़ी मांगेंगे कि लाओ अपना आप बैंक का कार्ड दे दो, हम इसमें आपके लिए बना रहे हैं, डालेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। SCL यहाँ पर अपना ही कार्ड की इंफॉर्मेशन डालेगी, ठीक है, और जितने भी यहाँ पे सर्विसेज चलेंगे उन सारी सर्विसेज का बिल निकालेगी, उन सारी सर्विसेज का बिल निकालेगी। मान लो सारी सर्विसेज का मंथली बिल आ रहा है, मान लो $20,000 इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने में। तो अब SCL $20,000 के ऊपर सर्विस चार्ज लगाएगी। क्या लगाएगी? क्या लगाएगी सर? हाँ, सर्विस चार्ज में क्या लगाएगी, अब वो सर्विस चार्ज में अपना जो भी उनका अपना रेट है, कि उन्होंने आपके लिए 300 एम्प्लॉय दिए हैं, तो 300 एम्प्लॉय दिए हैं, तो अब उनका वो अपना लगाएगी, ठीक है। अगर एक एम्प्लॉय को वो 1 लाख रुपए दे रहे हैं, सारे 1 लाख सैलरी वाले नहीं होंगे, कुछ 50,000 वाले भी होंगे, तो जो 1 लाख वाले होंगे उनका उन्होंने बता दिया 5 लाख, कि हमने 5 लाख का एक एम्प्लॉय रखा है आपके इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ऐसे ही 300 एम्प्लॉय का सर मिलाकर, मान लो $25,000 इन्होंने सर्विस का लगा दिया। फिर अपना जो भी GST वगैरह होता है वो लगा दिया।
फिर तमाम जितने भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो सब लगा दिया, और वो सारी बिल बनाकर फिर भेजा करेंगे किसको, डेल को, और डेल फिर पे करा करेगा। तो इस तरीके से कंपनी में चलेगा। लेकिन एचसीएल कंपनी के पास तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं इस तरीके से। तो एचसीएल कंपनी क्या हर प्रोजेक्ट के लिए अकाउंट तो अलग अलग बनाएगा? क्योंकि क्लाइंट की डिमांड है कि भाई उनका अकाउंट सेपरेट होना चाहिए। तो लेकिन हर एक प्रोजेक्ट के लिए कार्ड अलग अलग नहीं देगा। एचसीएल कंपनी पहले क्या करेगा, अपना एक AWS पे अकाउंट बनाया होगा, तो उनके पास अपना ईमेल आईडी होता ही है। उन्होंने अपने डोमेन पे एक ईमेल आईडी बनाई होगी, support. या support@scl.com, जो भी बनाया हो। इसके ऊपर वो लोग क्या करेंगे, बैंक की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। बैंक इन्फो इस पे लगाएंगे, और इस प्रोजेक्ट का जो रूट अकाउंट है इसको अपने अंदर ऐड कर लेंगे। समझ आ रहे हैं? अब जैसे हर कंट्री अपने अपने में राजा है, लेकिन हर कंट्री को भी कंट्रोल करने के लिए ऊपर कोई बैठा हुआ है। समझ आ रही है? हाँ जी। तो ऐसे ही ये अपने आप में रूट अकाउंट है, बट इसको कंट्रोल करने के लिए ये बैठा हुआ है। अब आप बोलोगे ये भी रूट है, ये भी रूट है, ये अलग एडब्ल्यूएस अकाउंट है, ये अलग एडब्ल्यूएस अकाउंट है, तो ये अपना अलग एडब्ल्यूएस अकाउंट है, ये अपना एडब्ल्यूएस अलग एडब्ल्यूएस अकाउंट है, तो ये कैसे कंट्रोल करेगा? दोनों तो सेम पोजीशन में। तो एडब्ल्यूएस में एक सर्विस बनाई गई है, एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन नाम का। कहा जाता है कि आपस में आप एक समझौता कर लेते हो कि मैं आपके कंट्रोल के हिसाब से चलूंगा। तो ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा इसको, और जैसे ही वो रिक्वेस्ट ये एक्सेप्ट कर लेता है तो ये इसका गुलाम बन जाएगा फिर। मतलब एक फॉर्मल एग्रीमेंट हो गया है मेरा, एक कंट्री का अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट हो गया है कि आप अपनी कंट्री में ऐसी कुछ भी एक्टिविटीज मेरे बिना अप्रूवल के नहीं कर सकते। मैंने फॉर्मल एक साइन करा के रख लिया, बात खत्म। तो मैंने अपने आप को खुद अलाउ कर दिया कि मैं आपके अकॉर्डिंग चलने वाला हूँ। थे तो हम लोग सब लेवल एक ही। जैसे आपने देखा ना कि कोई कंट्री डाउन हो जाती है और जब वो बिकने में आ जाती है तो कोई दूसरी कंट्री उसको खरीद लेती है फॉर्मल एग्रीमेंट के साथ, तो फिर आपकी कंट्री में जो भी होता है सब उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। जो 1991 में अगर आप देखा जाए तो इंडिया के साथ होने वाला था, सिर्फ 15 दिन रह गए थे इंडिया के पास। 15 दिन भी निकल जाते तो इंडिया बिक चुकी होती। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को हैंडओवर किया गया और फिर उन्होंने संभाला। तो वैसे ही है कि इसने क्या किया, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट इसको भेजा, इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये बैठकर इसके ऊपर सारी पॉलिसीज लगा सकता है, जिससे कि यहां इसको भी कंट्रोल किया जाए। तो क्योंकि एचसीएल के पास तो 100 प्रोजेक्ट है ना,
अगर वो 100 प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग 100 रूट अकाउंट तो बना के रखा है, अब उस रूट अकाउंट का अपना प्रोजेक्ट मैनेजर हेड होगा। अब वो क्या गलती कर रहा है, वो अननेसेसरी चीजें क्रिएट करवा रहा है, वो अननेसेसरी बिल जनरेट करवा रहा है जो हम मैनेज कर सकते थे। तो हर प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए भी टॉप में एससीएल की नॉक टीम बैठी हुई है, जो उन 100 प्रोजेक्ट को भी देख रही है। कल को कुछ सिचुएशन आने पे यहाँ से ही बैठकर वो लोग इन प्रोजेक्ट के ऊपर पॉलिसीज लगा सकते हैं। इन प्रोजेक्ट के ऊपर, इसके ऊपर भी पॉलिसीज लगा सकते हैं कि आपके अकाउंट के अंदर कोई सिंगल रिसोर्सेज फॉर द 10 मिनट्स के लिए क्रिएट ना हो, या आप ये नहीं कर सकते, या आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट मैनेजर तो कुछ भी कर रहा था बैठ के, या उसे ही नॉलेज नहीं थी काइंड ऑफ। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? हाँ जी सर। डाउट तो नहीं है किसी को? हम्म। बोलो ना। हाँ अनु, इसकी प्रोफाइल सर अलग ही होती है। वो अकाउंट अथेंटिकेशन से वो आईएम के टॉपिक पे काम कर रहा है, अकाउंट मैनेजमेंट देख रहा है। मतलब एडब्ल्यूएस का ही बंदा रहेगा, बट उसका जॉब ये सब रहेगा। वो फिर वो वीपीसी यूपीसी ये सब नहीं बनाएगा। वो पॉलिसीज वगैरह लगाएगा, परमिशन देगा, किसी की परमिशन छीनेगा। कोई बंदा छोड़ के जा रहा है तो उसका अकाउंट डिलीट करेगा। कोई बंदा आ रहा है तो अकाउंट बना के उसे ग्रुप में ऐड करना, उसको उस हिसाब से परमिशन देना। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी की प्रोफाइल के बंदे होते हैं ना, एलडैप के बंदे होते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के, ऑथेंटिकेशन के, ऑफिस 365 के बंदे, ये उन प्रोफाइल पे बंदे। हाँ बोल सकते हो एडमिन। बट ये बहुत सिंसियर टाइप के बंदे होते हैं। लाइक एडब्ल्यूएस में इन सारी चीज़ों में काम कर लिया है, अब प्रमोशन हो गया है, वो इधर बैठ के फिर हैंडल करते हैं सारी चीज़ें। समझ आई? हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एज अ फ्रेशर बंदा देखो, ज्वाइन करने को तो कर लेगा, लेकिन रखते नहीं है ना। थोड़ा सिंसियर टाइप का बंदा हो, उसका थॉट प्रोसेस अलग हो, राइट, उसका मैनेजमेंट के साइड एक्सपीरियंस हो। तो जैसे होते हैं ना कई बंदे जो मैनेजमेंट के साइड काम कर रहे थे, अब वो ईडब्ल्यूएस में आए हैं, तो उनका हमेशा बिलिंग के साइड ही ज़्यादा काम रहता था, या प्री सेलिंग के बंदे थे, वो लोग इसके साइड आते हैं। क्योंकि कंपनी बहुत देख सुन के इस प्रोफाइल पे रखती है बंदे, क्योंकि पेमेंट से रिलेटेड सारा खेल है ना यहाँ पे। किसी और प्रोफाइल नहीं सर, हर चीज की एक, देखो किसी और प्रोफाइल की बात नहीं, हर चीज की एक सीढ़ी होती है। ठीक है, हर चीज की एक सीढ़ी होती है। आप एडब्ल्यूएस में डायरेक्ट घुस के यहाँ तो नहीं बैठ सकते ना। आपको पता ही नहीं है वीपीसी की बिलिंग क्या है, एडब्ल्यूएस की बिलिंग क्या है, लोड बैलेंसर की बिलिंग क्या है, ऑटो स्कैनिंग क्या होता है, आपको पता ही नहीं है ईपीएस वॉल्यूम क्या होता है।
तो आप यहाँ बैठ के क्या ही मॉनिटर करोगे? आप यहाँ बैठ के मैं काम कर रहे हो, आप देख रहे हो बिलिंग, अच्छा ये ईबीएस वॉल्यूम का बिल आया, आपको पता ही नहीं ईबीएस क्या होता है, आपको पता ही नहीं ईबीएस किस हिसाब से चार्ज करता है, तो क्या ही देख लोगे आप? तो सीढ़ी होती है सर, आप पहले छोटे से चलोगे, यहाँ कुछ साल काम करोगे, फिर हो सकता है सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनोगे, सोल्यूशन आर्किटेक्ट बन के सारी सर्विसेज के प्रैक्टिकल सबका बिलिंग आपको हाथ में रट गया है कि भाई रूट 53 में इतने रूल्स डालूंगा तो इतना पैसा आएगा, ये आप मुंह फट बता देते हो किसी को, कोई आपके सामने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते, आप बिना कैलकुलेटर यूज करे आपने एस्टिमेट प्राइस निकाल के दे दिया कि भाई $6000 तेरा पर मंथ बनेगा। तो ऐसा जब एक्सपीरियंस आ जाता है तब वो उस लेवल का बंदा यहाँ बैठता है। तो ऐसा समझ लो, एक बंदा यूपीएससी क्लियर किया, ठीक है। अब एक बात बताओ, हर एक बंदा यूपीएससी जो क्लियर करता है वो कलेक्टर बन सकता नहीं बन सकता? हाँ जी, बन सकता है ना। बट अब वही वही तो बात है ना, अब वही बात है ना कि वो उसने यूपीएससी पास कर लिया लेकिन उसको पोस्ट नहीं मिला। अब वो क्या कर रहा है, वो किसी गांव का या किसी ब्लॉक का किसी डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा डिपार्टमेंट का अधिकारी बन गया है बस, एग्रीकल्चर का हेड बन गया है, राइट, किसी भी छोटे डिपार्टमेंट का हेड है वो, या डिप्टी कलेक्टर बन गया है तो वो भी कलेक्टर। लेकिन एक बंदा पूरा डिस्ट्रिक्ट देख रहा है, एक बंदा पीएमओ ऑफिस में सेक्रेटरी है किसी का, एक सीएम ऑफिस में सेक्रेटरी है, तो इनमें क्या डिफरेंस है? पढ़ाई तो ऑफिस किया, वो भी किया, एक्सपीरियंस का सर। तो इसका मतलब यहाँ पे उस टाइप के बंदे बैठेंगे, जस्ट लाइक एक बंदे ने भी यूपीएससी क्लियर किया, वो आप किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हो, आप किसी बड़े डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हो, एक बंदा है पीएमओ ऑफिस में सेक्रेटरी है। तो सबसे बड़ा पोस्ट क्या होता है? यही तो होता है कि आदमी 20 साल नौकरी करने के बाद आपको पीएमओ ऑफिस में सेक्रेटरी की जॉब मिल पाती है। सबसे लास्ट कहा जाता है, जब यूपीएससी जो क्लियर करते हैं उन्हें सब आखिरी पोस्ट जो है, लास्ट में कहाँ तक पहुंच सकते हो, तो यही है कि आपको पीएमओ ऑफिस में सेक्रेटरी की पोजीशन आपको मिल गई। इसका रोड मैप सिर्फ यही है कि पहले पढ़ो, सर्टिफिकेट निकालो, और एडब्ल्यूएस में 6 महीना साल भर काम करो, धीरे धीरे सब पता लग जाएगा, अपने आप बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। अब देखो क्या होता है, आपने 10 कंपनी में सीवी रखा, ठीक है, आप 10 कंपनी में सीवी फेंक दिए, आपका 10 कंपनी में इंटरव्यू हो गया, 10 में 7 कंपनी ऐसी थी जिसको बोल दो आप एवे टाइप की, या कंपनी अच्छी है बट उसका मैनेजर जो था वो अलग दिमाग लगा रहा था। 3 कंपनी ऐसी थी स्टैंडर्ड, वो कंपनी भी, उनके मैनेजर भी कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं, कंपनी को नीड है एडब्ल्यूएस इंजीनियर की, तो उसने सिर्फ एडब्ल्यूएस इंजीनियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर परफेक्ट दिया, आपने अपना प्रियोर एक्सपीरियंस पे एडब्ल्यूएस ऐड कर दिया, ठीक है आपका सिलेक्शन हो गया, आप एंटर कर गए, तो ठीक है, साल 6 महीना वहाँ काम करो, बाहर आ जाओ। ये 7 कंपनियां ऐसी थी जो हायरिंग तो इनके पास एडब्ल्यूएस की थी,
लेकिन इनके पास कुछ बंदे ऐसे पहुंच गए जो ईडब्ल्यूएस के अलावा और भी चीजें की नॉलेज रखते थे, और वो कंपनी के जो इंटरव्यूअर थे वो उन्होंने भी अपनी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस देखे हैं कि वो ईडब्ल्यूएस के साथ और भी चीजें पूछना स्टार्ट कर दी हैं। तो सिलेक्शन तो देखो उन्हीं के हाथ में है ना। अब वो इस टाइप के बंदे ढूंढ रहे थे कि यार एक बंदा हायर कर लेते हैं जो ईडब्ल्यूएस भी कर ले, थोड़ा ये भी कर ले, थोड़ा वो भी कर ले, थोड़ा ये भी कर ले। और आप उनके अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं बैठ पाए, तो इसका मतलब नहीं कि आपके अंदर कमियां है। ये है कि आपको ढूंढना बहुत है, इंटरव्यू कंटिन्यू रखना। सर्टिफिकेट जरूरी है सर, क्योंकि इंटरव्यू में जब आप सीवी भेजते हो ना, तो वो देखते हैं जो बंदा सर्टिफाइड है उसको जल्दी प्रायोरिटी मिल जाती है। उनको लगता है कि हाँ वो एक कैरिकुलम फॉलो करके आया है बंदा, और प्लस सर्टिफाइड है, क्योंकि हम जब प्रोजेक्ट लेते हैं तो हमारा क्लाइंट हमसे पूछता है कि आप हमारे लिए जो बंदे हायर कर रहे हो सर्टिफाइड हैं या फिर कैसे हैं। तो फिर आपकी सर्टिफिकेट क्लाइंट को भेजनी पड़ती है उन्हें, कि ये देखो हमारा जो इंजीनियर है, जो मैन पावर का पेमेंट आप दे रहे हो, वो बंदा सर्टिफाइड है और उसका सर्टिफिकेशन वैलिड है। तभी तो कंपनी आपको कहती है कि सर्टिफिकेट के साथ आओ, और फिर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है तो सर्टिफिकेट कहती है करो। रोड मैप मतलब बोलो। समझा नहीं मैं रोड मैप। अच्छा, सर्टिफिकेशन कैसे प्रिपेयर करना है। सर्टिफिकेशन प्रिपेयर करने के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाओ, डम्स मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा, उसको पढ़ लेना, उससे निकल जाएगा। डम्स मतलब डम्स नहीं है, काइंड ऑफ एक प्रैक्टिस पेपर है, जो हम स्कूल कॉलेज में भी तो ये फॉलो करते थे ना। भाई एग्जाम के टाइम पे सारा बुक ना पढ़ के हम प्रैक्टिस पेपर पढ़ते थे, तो वैसे ये प्रैक्टिस पेपर है। हाँ। हाँ। हम्म। किसमें? होता कुछ नहीं है सर, जैसे कि नए नए चीजें ला देते हैं। जैसे हमने लोड बैलेंसर पढ़ा, तो लोड बैलेंसर के अंदर जैसे गेटवे लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट नहीं था पहले, जो इन्होंने ला दिया, ठीक है। उसके बाद हाँ। हाँ नहीं, क्लासिक भी है, हटाया नहीं है। गेटवे का तो अपना यूज केस है ना। तो जब नई सर्विसेज ऐड कर देते हैं, नए फीचर्स डाल देते हैं, तो फिर वर्जन चेंज कर देते हैं, जैसे C01, C02, C03। हम्म। तो ऐसे ही है। हाँ कर दूंगा। हाँ आप प्रोफेशनल भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिशनर कंपनी बोल रही है क्या देने के लिए? प्रैक्टिशनर मत दो फिर, क्योंकि आप अगर सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट करते हो तो उसके अंदर प्रैक्टिशनर और सिसऑप्स कवर होता है। हाँ। तो प्रैक्टिशनर देने की जरूरत नहीं है, एक मिनट होल्ड करना। सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो ये पिक्चर दिमाग में ध्यान रखना सब लोग।
अब हम लोग आते हैं IAM। ये IAM टॉपिक टोटली फ्री होता है, इसका कोई चार्जेस नहीं होता, पता है। सबसे पहले तो रूट अकाउंट को सिक्योर करना समझ लो। कंपनी के अंदर अगर रूट अकाउंट बना होगा तो उसको सिक्योर करने के लिए बोला जाएगा आपको। पहले क्या बोला जाएगा? सिक्योर करने के लिए आपको बोला जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, बताओ। तो रूट अकाउंट को कैसे कह रहा है? ऐड MFA फॉर रूट यूजर। तो ऐड MFA जब आप करने जाओगे ना, तो आप MFA का नाम बता दो। जैसे मैंने MFA का नाम बता दिया, न्यू MFA। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। अब कह रहे कि बताओ अथेंटिकेटर ऐप आपके मोबाइल में है क्या? या एक सिक्योरिटी की भी आता है, पता है, पेन ड्राइव टाइप से होता है, इसके अंदर होता है। आपने देखा होगा कभी कंपनी के अंदर कि उनका की ना पेन ड्राइव में होता है, जब पेन ड्राइव लगाते हैं तब लॉगिन होता है सर्वर। तो मैंने बोला ये एंड्रॉइड पेन ड्राइव तो है नहीं, मैंने खरीदा तो है नहीं, ऐसी चीज़ें पेन मोबाइल है। तो मोबाइल के साथ मैं कर रहा हूँ, तो मुझे ना डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर में जाना, बोलना AWS अथेंटिकेटर MFA ऐप, तो दे देगा वो। या गूगल अथेंटिकेटर कर लेना। फिर उससे ना स्कैन करना है, ऐसे सो QR कोड करके स्कैन करना। तो मैं यहाँ पे स्कैन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो। मैं जैसे ही स्कैन करूंगा तो मेरे पास ना कोड आ गया। वो कोड मुझे यहाँ पे डाल के एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट करने के लिए दो कोड की जरूरत पड़ती है। 30 सेकंड में हर 30 सेकंड के बाद नया कोड आता है मेरे पास। तो अभी नया कोड जो मेरे फ़ोन में आया है वो है 940077। और दूसरा कोड अभी आएगा, 30 सेकंड के बाद उसको डालूंगा। फिर ये एक्टिवेट हो जाएगा मेरे रूट अकाउंट के ऊपर MFA। 271021 ऐड MFA। तो मैंने क्या किया, MFA एक्टिवेट कर दिया। अब मैं जब इसको लॉग आउट मारूंगा ना, तो अब ये अकाउंट ऐसे लॉगिन नहीं होगा। मेरे पास पासवर्ड होने के बाद भी मैं लॉगिन नहीं कर सकता, इसको पता है। तो देखो मेरे इसमें पासवर्ड सेव है, मैं लॉगिन करूंगा तो क्या बोल रहा है? MFA कोड। और MFA कोड मेरे फोन में आ रहा है क्योंकि मैंने अपने फोन के साथ एक्टिवेट करके रख लिया है। तो मैंने जो हर 30 सेकंड में नया कोड आता है, जो कोड उस टाइम पे आएगा वो कोड मैं डालूंगा तभी लॉगिन करेगा। तो अब ये लॉगिन करा, देखो। मल्टीपल टाइम मतलब? हम्म। हाँ, लेकिन आप लॉगिन कैसे करोगे? ठीक है, कॉन्फ़िगर तो देखो एक के साथ ही है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं, पता है। मैं आप, मैं बता रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि MFA आता कैसा है मेरे फ़ोन में। मैं ऐप भी दिखा देता हूँ आपको। कर रखा है ना, ठीक है। तो जो QR कोड आया था ना सर, QR कोड MFA एक्टिवेट करते टाइम QR कोड आया था ना, मैं इसको डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ। डीएक्टिवेट करना आपका बहुत इजी है। मैं आ रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ।
देखो, जब आप क्यूआर कोड स्कैन कर रहे थे ना सर, तो उसका ना फोटो खींच के आप अपना बैकअप रख लो कहीं। उसका फोटो खींच के किसी स्टोरेज में रख लो। और जब मैं फोटो खींच के बार कोड का रख लूंगा, तो अब क्या होगा कि अगर मेरा फोन खोता है तो फोटो मेरे पास है, मैं दोबारा स्कैन कर लूंगा, मुझे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, वो कोड मेरे उसमें आने लगेगा। ठीक है ना। मान लो फोटो खींच के नहीं रख पाया, तो एक चीज यहाँ पर क्या है देखो, यूजर का एक एक्सेस की सीक्रेट की भी होता है। पता है एडब्ल्यूएस में लॉगिन करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका होता है वेब कंसोल, जो हम लोग अभी तक करते आए हैं। एक तरीका होता है कमांड लाइन। मैं यहाँ जाके एक सॉफ्टवेयर डालूंगा और फिर मैं ऐसे लॉगिन किया करूंगा, कमांड लाइन से ऐसे। तो यहाँ पर मेरे को एक्सेस की सीक्रेट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एडब्ल्यूएस पे एक्सेस की सीक्रेट की से भी लॉग इन कर सकता। तो कंपनी में क्या करते हैं कि मैनेज एक्सेस की सीक्रेट की, आप क्या करते हो कि एक्सेस की सीक्रेट की भी क्रिएट करके रखते हो कमांड लाइन से लैंडिंग करने के लिए। तो ये एक्सेस की सीक्रेट की है, और दो से ज्यादा एक्सेस की सीक्रेट की नहीं बना सकते। देखो दो बना हुआ है, मैं रिमूव करता हूँ पहले। पहले कह रहा है डीएक्टिवेट करो फिर रिमूव करो। तो ऐसे हमने क्या किया, एक्सेस की क्रिएट एक्सेस की, तो ये एक्सेस की और सीक्रेट की इसको रख लो। अब मैं क्या करूंगा पता है, एडब्ल्यूएस में इससे लॉगिन कर जाया करूंगा। ये किया मैंने, मेरे पास अगर मैं वेब कंसोल से नहीं कर पा रहा हूँ, एमएफए नहीं है, तो एक्सेस की सीक्रेट की से लॉगिन करके मैं एमएफए को डीएक्टिवेट कर दूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, डीएक्टिवेट कर दूंगा। तो हाउ टू डीएक्टिवेट एमएफए इन एडब्ल्यूएस बाय यूजिंग CLI। तो ये मुझे कमांड दे देगा एमएफए डीएक्टिवेट करने का कमांड। ठीक है, तो अभी एडब्ल्यूएस कमांड लाइन पढ़ाऊंगा तो बहुत कुछ बता दूंगा। ये देख लो अभी कह रहा आई एम डीएक्टिवेट एमएफए डिवाइस यूजर नेम रूट यूजर जो भी है, सीरियल नंबर, ARN नंबर, डीएक्टिवेट हो जाएगा मेरा। ठीक है ना। आप इसको डाउनलोड करके रख लो, और रखती है कंपनी। और ये सिर्फ एमएफए को डीएक्टिवेट करने के लिए नहीं रखती, इसका बहुत बहुत सारे यूज केसेस हैं। इसका यूज केस ये है कि कंपनी के अंदर क्या होता है देखो, अभी तो आप एडब्ल्यूएस पढ़ रहे हो, ठीक है। कल को एडब्ल्यूएस में जो काम आप मैनुअल कर रहे हो ये टेराफॉर्म से करेंगे। तो टेराफॉर्म तो एक थर्ड पार्टी कंसोल है ना, थर्ड पार्टी टूल है। तो टेराफॉर्म से एडब्ल्यूएस को इंटीग्रेट करने के लिए ऑथेंटिकेशन एक्सेस की सीक्रेट की ही पड़ेगी जरूरत। पता है वहां ये कंसोल का आईडी पासवर्ड काम नहीं आएगा। तो जितने भी SDK टूल है, चाहे प्रोग्रामिंग के हो या टेराफॉर्म हो, एंसिबल हो, कुछ भी हो, इन टूल के थ्रू अगर आप एडब्ल्यूएस में कोई एक्टिविटीज कराने आते हो, तो ऑथेंटिकेशन मेथड आपको एक्सेस की सीक्रेट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप एमएफए भूल भाल जाते हो, फोटो नहीं खींच के रखे तो कमांड लाइन से लॉगिन करके डीएक्टिवेट कर देना, बात खत्म। यही सोल्यूशन है।
अगर ये भी नहीं है आपके पास, कोड भी नहीं है, आप रखने ही भूल गए थे, जनरेट करने ही भूल गए थे, तो आपकी प्लानिंग गलत है। फिर तो आप एक अच्छे सोल्यूशन आर्किटेक्ट नहीं हो। ऐसी ऐप है वो, फिर कहा जाता है कि आपका अकाउंट प्रॉपर सिस्टम पे नहीं बना हुआ, और फिर भी भूल गए, तो उसका भी सोल्यूशन है कि AWS की सपोर्ट टीम से बात करो, वो आपको सोल्यूशन देंगे फिर। तो वो भी कब मिलेगा, जब आपने कुछ इंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट ले रखा है, डेवलपर। समझ आ गई? हाँ जी सर। क्लियर है ना? MFA देखो, यहीं से आप बंद कर सकते हो, असाइन, रीस्कैन, रिमूव। हाँ, नंबर ऑफ डिवाइस दे रहा है देखो, तो आप नंबर ऑफ डिवाइस कर सकते हो। देखो और भी डिवाइस है ना, ये मैंने बोला एक प्रवीण के अकाउंट में भी दे रहा हूँ। तो स्कैन करो अपने फ़ोन से ये QR कोड, इसी की फ़ोटो खींच के रख लो बस, बैकअप के तौर पे। समझ आई? कोड आया? हुआ क्या प्रवीण? स्कैन करो अपने फ़ोन से। ठीक है, कोई बात नहीं। तो समझ आ गई ना, आप दो डिवाइस भी कर सकते हो। MFA हटाना है, रिमूव। कंसोल से यहाँ से मैंने MFA हटा दिया। एक्सेस की सीक्रेट की रिमूव करना है। अब यहाँ पर देखो एक चीज क्या है, अकाउंट को सिक्योर करने के लिए ना, एक क्लाउड क्लाउड फ्रंट की, वो भी आप ले सकते हो, पता है? ऐसी एक की होती है, ये देख रहे हो? जैसा आप इंस्टेंस लॉन्च करते हो ना सर,
पब्लिक की प्राइवेट की होती है, ऐसे ही। ऐसे ही कह रहा है ये कि एसएसएल सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो, कि भाई अकाउंट लॉगिन वही कर पाए जिसके पास सर्टिफिकेट है। ये इन्होंने एक नया दिया है, इसको मैंने कभी यूज नहीं किया। एक मिनट रुकना, ट्रायल करके देखता हूँ। देखूंगा मैं इसके बारे में, फिर आपको बताऊंगा ये इन्होंने क्या दिया है, ठीक है। बट है अच्छा चीज। और ये सर्टिफिकेट, तो समझने वाली बात क्या है कि जैसे आप लिनक्स में हार्डनिंग करते थे ना रूट यूजर को, कि रूट यूजर बाहर से लॉगिन ना कर पाए, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो, एसएसएल सर्टिफिकेट, ये एसएसएच की मेथड, एसएसएच दो आईपी से लागू। तो ऐसे आप अपने अकाउंट की भी हार्डनिंग कर रहे हो यहाँ से, ये लगाकर प्लस ये लगाकर प्लस ये। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एडब्ल्यूएस में रूट अकाउंट की हार्डनिंग के कितने मेथड हैं। तो आप क्या बता सकते हो? एक तो वेब कंसोल, एमएफए, एक्सेस की, सीक्रेट की, क्लाउड फ्रंट की, सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें। समझ आई? अब इतना कुछ रूट अकाउंट की हार्डनिंग करने के बाद अब आप बनाओ यूजर्स। तो क्रिएट यूजर अगर किसी को बनाना है, तो मैंने बोला प्रवीण। अभी कह रहे हैं कि ये जो यूजर बन रहा है, प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू द एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल। क्या ये यूजर मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस करेगा? देखो, एडब्ल्यूएस में कुछ यूजर ऐसे भी बनेंगे आपके पास जो कभी वेब कंसोल से लॉगिन करना नहीं है। उन यूजर को हम लोग सिर्फ बना रहे हैं एक सर्विस को दूसरी सर्विस से बात करने के लिए, बीच में अथेंटिकेटर यूजर बना रहे हैं। जैसे लिनक्स में सिस्टम यूजर होते हैं, याद है? रूट और नॉर्मल ये तो लॉगिन करते हैं, लेकिन सिस्टम यूजर कभी लॉगिन नहीं करते हैं, कोई सर्विस को चलाने के लिए हेल्प कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही आप कोई एक यूजर बना सकते हो जो फ्यूचर में कभी एक सर्विस को दूसरी सर्विस से बात करने के लिए ऑथेंटिकेशन मेथड में आप यूजर यूज कर रहे हो, तो ये यूजर को वहां यूज कर सकते हो। मैंने बोला नहीं यार, ये तो लॉगिन करने वाला यूजर है। ठीक है। कह रहा है स्पेसिफाई यूजर आइडेंटिटी सेंटर रिकमेंड, या आई वांट टू क्रिएट आई एम यूजर। क्या ये यूजर से एडब्ल्यूएस पे लॉगिन करेगा, या फिर एक्सेस की, सीक्रेट की जैसी चीजें भी चाहिए? मैंने बोला सारी चाहिए। कह रहा पासवर्ड ऑटो जनरेट या कस्टम। मैंने बोला कस्टम सेट कर रहा हूँ मैं। यूजर जब लॉगिन करे पासवर्ड शो करके देख लो। यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन। फर्स्ट लॉगिन में यूजर चेंज करे, यस नेक्स्ट करो। कह रहा पासवर्ड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग एक कैपिटल लो, मस्ट बी एटलीस्ट 16 कैरेक्टर्स। कह रहा ये यूजर को किसी ग्रुप में डालना है, ग्रुप में डाल दो। मतलब सेट द परमिशन सेट करने के लिए यूजर के तीन मेथड है। यूजर को किसी ग्रुप में डालना है,
यूजर को ग्रुप में डाल के परमिशन देनी है या फिर कॉपी परमिशन, कोई एग्जिस्टिंग परमिशन, कोई एग्जिस्टिंग यूजर की परमिशन कॉपी करनी है क्या? तो मैंने ये क्लिक किया, तो संजय नाम का यूजर जो पहले से बना हुआ है, इसके पास जो परमिशन है वही परमिशन इसको कॉपी हो जाएगी प्रवीण को। जस्ट परमिशन ट्रांसफर मार दी मैंने बोला नहीं यार, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली, डायरेक्टली मैं बनी बनाई पॉलिसी से अटैच कर दूंगा, सर्च करो अटैच कर दो। मैंने बोला अभी नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, अभी नेक्स्ट कर रहा हूँ, एनक्रिप्ट। तो ये यूजर बना और इसको बोला कि ये रहा कंसोल, ये रहा यूजर नेम, ये रहा पासवर्ड, ये इस यूजर को दे दो, या फिर यहाँ से उसको ईमेल भेज दो, या डाउनलोड कर लो और ईमेल भेज देना, या यहाँ से ईमेल भेज दो, उसको ईमेल पे चला जाएगा सारी चीजें, देखो ऐसा ईमेल जाएगा पूरा। आया नहीं, आ जाएगा मेल, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी किया यहाँ से। अब प्रवीण अपना ऑफिस आया करेगा तो अपना इसको लॉगिन करेगा सर, उसको रूट अकाउंट देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वो लिंक डालेगा, ये देखो सीधे खुल के आएगा, आ गया। ये उसकी अकाउंट आईडी यहाँ पे अपना डालेगा, यहाँ पे अपना पासवर्ड, तो फर्स्ट लॉगिन में अपना पासवर्ड चेंज करेगा, ओल्ड पासवर्ड, देखो क्या लिख के आया। अब प्रवीण इस अकाउंट में वही कर सकता है जो उसको राइट दिया गया।
देखो, व्यू तक नहीं कर सकता वो। व्यू कब करेगा? जब उसे राइट्स दिया जाएगा। तो राइट्स देने के लिए क्या करो, यहां जाओ, ऐड परमिशन। परमिशन आप बना सकते हो, या बनी बनाई पहले से बनी हुई वो दे दो। अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी, मैंने बोला EC2 रीड ओनली, EC2 सर्विस को सिर्फ रीड कर पाए, ये मैंने उसे परमिशन अटैच कर दिया। प्रवीण के ऊपर भी MFA एक्टिवेट कर सकता है, प्रवीण खुद भी, लेकिन प्रवीण को MFA एक्टिवेट करने का भी राइट्स नहीं दिया मैंने, तो नहीं कर सकता। मैं भला ही उसके लिए कर सकता हूँ, क्योंकि मैं रूट हूं अभी। तो ये रिफ्रेश करेगा तो EC2 देखो दिखने लग गया इसको, ये EC2 दिख रहा है। ये इस EC2 इंस्टेंस को बंद नहीं कर सकता, ये टर्मिनेट नहीं कर सकता, ऐसी कोई राइट्स ही नहीं है इसके पास। ये अभी MFA एक्टिवेट नहीं कर सकता अपने लिए। हाँ हाँ हाँ, जनरल पॉलिसी बना के रखो, बिल्कुल। हम्म। तो ये अभी अपना MFA वगैरह कुछ नहीं कर सकता, देखो। तो अगर मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट यार अपना MFA तो एक्टिवेट कर पाए, तो मैं इसको एक परमिशंस ऐड IAM, फुल एक्सेस तो नहीं दूंगा, नहीं तो सब कुछ कर लेगा। IAM के ऊपर रीड ओनली का एक्सेस दिया, तो एटलीस्ट पहले MFA एक्टिवेट होगा तो IAM पोर्टल के थ्रू ही होगा, तो IAM पोर्टल पे तो पहले जाए, तो IAM पोर्टल पे ही नहीं जा पा रहा ये। लेकिन जब मैंने परमिशन दिया तो IAM पोर्टल देखो खुल गया इसको। ऐड MFA टू योर सेल्फ, अपने लिए MFA एक्टिवेट करना चाहता है, ऐड MFA। इसने बोला माई सेल्फ MFA, कुछ भी नाम दे दे। क्या बोल रहा है? डोंट हैव अ परमिशन रिक्वायर्ड द परफॉर्म दिस ऑपरेशन, आस्क यूर एडमिनिस्ट्रेटर टू ऐड परमिशन। इसके पास परमिशन ही नहीं है कि अपना MFA एक्टिवेट कर पाए। तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा? ऐड परमिशन करेगा। तो MFA से रिलेटेड कोई पॉलिसी पहले से भी बनी हुई नहीं है यहाँ पर। तो जब कोई पॉलिसी नहीं बनी होती तो क्या करना पड़ता है? पॉलिसी बनानी पड़ती है। क्रिएट इनलाइन पॉलिसी बताएगा MFA, सॉरी, सर्विस का नाम, किस सर्विस से रिलेटेड पॉलिसी बना रहा है, IAM, क्या क्या देना है, यहाँ पे सर्च कर ले MFA, कह रहा लिस्ट गेट MFA, लिस्ट MFA से रिलेटेड चीजें पहले लिस्ट करे, फिर इनेबल MFA डिवाइस और डीएक्टिवेट MFA डिवाइस। क्या वो रीस्कैन कर पाए, दूसरी डिवाइस पे लगा पाए? जैसे प्रवीण कह रहे थे दो फोन पे, रीस्कैन नहीं करूंगा तो दूसरे पे लगा नहीं सकता हूँ। क्रिएट वर्चुअल MFA डिवाइस, क्या डिलीट कर पाए? हाँ, डिलीट का भी दे दिया, रीस्कैन नहीं दे रहा हूँ। और नेक्स्ट, परमिशन का नाम दिया MFA OC, क्रिएट, ये लग गया इसके ऊपर। अब ये अपना MFA, और यही एक जनरल पॉलिसी है जो सारे यूजर्स को देता रहूंगा मैं फ्यूचर में भी। तो अब मैं यहाँ पर
पोर्टल को एक बार रिफ्रेश करके असाइन एमएफए करता हूँ, कुछ भी आड़ा टेढ़ा नाम दे दिया और नेक्स्ट करता हूँ और शो करता हूँ, तो देखो खुल गया जो नहीं खुल रहा था। समझ आई? तो जनरली कोई यूजर जब बनेता है तो उन यूजर को दो टाइप के परमिशन तो देखो दे के ही चलो। एक परमिशन उसको दे दो रीड ऑनली का, एक परमिशन दे दो कि वो खुद का पासवर्ड चेंज कर पाए, एक परमिशन उसको दे दो कि एटलीस्ट अपना एमएफए वगैरह एक्टिवेट कर ले। समझ आई? वो खुद अपना, उसको परमिशन दे दो, उतना खुद अपना एक्सेस की सीक्रेट की जनरेट कर लिया करेगा। देखो ना, ये खुद कर लेगा, ये खुद कर लेगा अपना एक्सेस की सीक्रेट की। तो देखो जब ये प्रवीण अपना एक्सेस की सीक्रेट की जनरेट कर रहा है तो क्या क्या ऑप्शन आ रहा है? क्या कमांड लाइन के थ्रू, या लोकल, या एप्लीकेशन मैनेजर, या थर्ड पार्टी सर्विस? तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शन आ रहे हैं कि वो एक्सेस की सीक्रेट की जनरेट कर रहा है तो किस पर्पस के लिए कर रहा है। अगर उसने क्या बोला कि थर्ड पार्टी सर्विस, या उसने बोला कमांड लाइन, तो इसका मतलब वो एक्सेस की सीक्रेट की सिर्फ कमांड लाइन के वैलिड है। यूज केस क्या है आपका बताओ? तो क्या बोल रहा है? थर्ड पार्टी में किया तो क्या बोल रहा है? रिकमेंड कर रहा है मेरे को कुछ। समझ आ गई? ठीक है, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं बात। हाँ मैं कर रहा हूँ, अभी डिलीट ही मार दे। डिलीट ही है। नहीं नहीं, डिलीट है। अगर होता ना तो ऐड के लिए नहीं बोलता वो। डिलीट है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, वीडियो में अपलोड कर देता हूँ।